हाँ जी एस्पायरेंट्स, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका हमारा डे 2 मैथ्स की क्लास लेने वाले हैं हम। उम्मीद है कि आपने डे 1 की क्लास ली होगी। तो आज फिर से हम डे 2 की मैथ्स, जो डे 2 का फर्स्ट सेशन है, जैसा मैं बोलता हूं मैथ्स का सेशन, तो वहां पे हम आपके लिए हाजिर हैं। और यहाँ अगेन हम कुछ मजेदार टॉपिक्स के सवाल करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे शेयर करेंगे जो आप करोगे, ठीक है। और यहाँ हमारा जैसा क्लास में फोकस रहता है कि हम सिर्फ सवाल पे फोकस ना करें, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको बता पाए। और इस सवाल की खासियत ये है कि ये सवाल मैं एज अ स्टूडेंट करूंगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैं भी कुछ गलतियां करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये गलती आप भी कर सकते हो हिट ऑफ द मोमेंट में, और वो आपको नहीं करनी, आप पहले से रेडी रहोगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं। और एक डिस्क्लेमर है, कुछ सवाल आपको विचलित कर सकते हैं, तो आपको विचलित नहीं होना है और ध्यान से देखना है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जैसे कोई एक सवाल आपने किया, आपसे हो गया, बहुत अच्छा। बहुत ऐसे दोस्त होंगे हमारे जिनसे ये सवाल नहीं होगा, तो आप उस सवाल पे ना आज पूरा दिन लगाओ, ठीक है। दिन मत लगाओ यार, 2 घंटा 3 घंटा तो लगाओ, और उससे रिलेटेड फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करो, और फिर वो सवाल भी होगा और उसके जैसे सवाल भी होंगे। अब जैसे देखो, मेरे कहने का मतलब है, मान लिया यहाँ रोम्बस का सवाल है, तो यहाँ रोम्बस एक शेप है, तो रोम्बस की जगह क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है ना, या और भी कोई शेप हो सकती है। ये तो 2D शेप्स हैं, 3D शेप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये एक सवाल लेने का पर्पस यही है कि आपको ना वो एक क्रिएट हो जाए कि हाँ ठीक है यार, शेप्स वाले सवाल भी होते हैं, ठीक है। और इस सवाल में भी अगेन, जैसे ये मैंने सवाल लिया है, तो अगर आपको रोम्बस के बारे में पता है, रोम्बस का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप बहुत अच्छे से सवाल कर लोगे। नहीं तो आपको होने वाली है दिक्कत, ठीक है। और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम आपके आगे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने सवाल पे जल्दी से। इस सवाल में बात करें तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप दी गई है 104 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। और एक हमारा क्या दिया गया है, डायगोनल यानी कि विकर्ण 48 सेंटीमीटर। और इतना कुछ देके हमसे पूछ रहा है कि भैया इसका एरिया बताओ। तो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, इसका एरिया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस भी बना ही लेते हैं हम, रोम्बस, दिस इज द रोम्बस, राइट। पैरेललोग्राम हो, किसी को लगे तो आप मत कहना, वो अनरूल्ड है, मैंने बहुत कोशिश करी है रोम्बस बनाने की, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा ये ABCD रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। और अगर यही 90 डिग्री हो जाएगा तो वो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये 4 साइड हो गई और ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल। और जो ये दूसरा डायगोनल है हमारा, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, AC। डन। अब बहुत आसान होता हमारे लिए अगर हमारे पास डायगोनल 1 और डायगोनल 2 होता, दोनों को मल्टीप्लाई करते और 2 से क्या कर देते, डिवाइड कर देते। लेकिन यहां पे तो हमें फंसा दिया, हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है, 104। पेरीमीटर का तो कोई काम नहीं हमारा, सिर्फ एक कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं, साइड। तो पेरीमीटर को हम क्या, जैसे ये इंटू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही पेरीमीटर होता है ना। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो साइड इज इक्वल्स टू, इधर का जो 4 है इधर कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको काटे, 4 2 जा 8, और ये 2 और 4 24, 4 6 जा 24, कितना सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एक साइड कितनी है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर। आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूं तो थोड़ा सवाल लंबा हो सकता है, बट बनेगा बहुत जल्दी अगर आपको आता हो तो, ठीक है। अब देखो हमें साइड मिल गया, अब एक डायगोनल है, डायगोनल। अब यहां पे देखो डायगोनल के ना 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, वो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपके लिए सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या है वो, कलर हम चेंज करें क्या, ठीक है, आई थिंक विजिबल है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, वो जो यहाँ पे डायगोनल को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि इसके जो डायगोनल है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि वो जो 48 है ये 24 और 24 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और कि ये बाइसेक्ट तो करते हैं रोम्बस के डायगोनल, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं,
90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि D1 तो हमको पता है भाई साहब, D1 पता है, लेकिन D2 पता नहीं है, दूसरा डायगोनल पता नहीं है, तो दूसरा डायगोनल हमको पता लगाना है। ठीक है, तो देखो दूसरा डायगोनल कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए, देखो ध्यान से, अगर हम सिर्फ ओ, चलो ऐसे COD को देखें, सिर्फ COD को देखें तो एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, और वो कौन सा ट्राइंगल होगा, ये वाला, आप ध्यान से देखना, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये जो सबसे लंबी साइड है ये हाइपोटेन्यूस हो गई, इन दोनों में से एक को परपेंडिकुलर ले सकते हैं और एक को बेस ले सकते हैं। तो अब हम कुछ देर के लिए रोम्बस को भूलते हैं और हम आते हैं किस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। और राइट एंगल ट्राइंगल हमको क्या कहता है, पाइथागोरस क्या बताते हैं हमको, कहां लिखूं, यहां, चलो फॉर्मूला यहां लिखते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बताते हैं ना। तो अब देखो एच स्क्वायर हमको पता है, ये हमको पता है, और ये हमको एक पता नहीं है, तो हम क्या करें, हम वैल्यू पुट कर दें, एच स्क्वायर कितना 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस बेस हमको नहीं पता है ना, तो हम क्या ले लेते हैं, बेस का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सवाल में कुछ नहीं करना, ये पाइथागोरस से हमारा बेस स्क्वायर आ जाएगा और उसका फिर हम रूट निकालेंगे तो बेस आ जाएगा। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, अब देखो अब ये बेस आ गया ना, इस ट्राइंगल में तो ये बेस है, लेकिन पूरे रोम्बस का ये क्या है, पूरे रोम्बस का ये डायगोनल का आधा पार्ट है, तो ये जो आपका बेस निकल के आएगा ना, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये भी आ जाएगा, हाँ या ना, मतलब ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा, और ये हमारा ऑलरेडी है 48, यानी कि ये हमारा 48 है, और जो डायगोनल आएगा बेस निकाल के उसका डबल करके जो डायगोनल आएगा उसको आप इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो कि पहला है 48 और फिर D2, इसमें आप पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे, ट्राई करो, हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर नहीं हो आप मुझे कमेंट करो, और अगर हो तो आप तब भी कमेंट करो, लेकिन तब आपका जो कमेंट है ना वो आंसर के रूप में होना चाहिए। डन, बढ़ते हैं आगे। और हाँ अगेन, अब ये एक क्वेश्चन है ना, अब देखो ये आपको जैसा मैंने बोला ना ट्रिगर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या ट्रिगर होना चाहिए, जैसे ये शेप है तो आपके बुक में अवेलेबल है, आपके छोटे भाई बहन होंगे या आपकी पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी 8-9 की, वहां पे आपको क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर है, खासकर 8th क्लास में। ये क्वेश्चन जैसे आप देखो ना तो 8th क्लास का है, तो 8th क्लास के जो वो है ना उसमें क्वाड्रिलेटरल पूरा एक चैप्टर है, तो आप उसमें 1 घंटा से 1.5 घंटा लगाओगे ना आराम से हो जाएगा। हम सोचते हैं ना 2 महीना ही है, बहुत कम है यार, लेकिन जैसा मैंने आपको पीछे भी बोला ना कि हम इसको अगर स्ट्रेटेजिकली प्लान करेंगे ना तो ये 2 महीना पूरे साल में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 2 महीने में हम पूरे साल की पढ़ाई कर सकते हैं, इवन 1 महीने में कर सकते हैं, बट हमको प्लान्ड वे में करना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब जैसा देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करिए। फिर ये अगेन आपके लिए हिंदी वाले भाइयों के लिए क्वेश्चन है, भाइयों एवं बहनों के लिए, इसको आप करिए। फिर हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगेन ये सवाल एक विचलित करने वाला सवाल है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती, 9th-10th आपने, अगर मैथ्स वाले बच्चों को तो बहुत क्लियर होगा, लेकिन जो आर्ट साइड से पढ़े और 2 साल पहले छूट गया तो उनको दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे क्या ट्रिगर होना चाहिए कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, और कोऑर्डिनेट जो मैं यही बोल रहा हूं कि पढ़नी है, फिर आप क्या पढ़ा रहे हो आप बोल सकते हो, तो मैं वैसे चैप्टर आपको पढ़ने को बोल रहा हूं ना जिसमें आपको मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, बहुत ज्यादा ले लिया तो, ढंग से अगर आपने पढ़ लिया ना तो 3 घंटे में आप पूरा चैप्टर कर लोगे। किस पर्पस से, सीयूटी या कोई भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना, या गवर्नमेंट जॉब की जो आप तैयारी करते हो, उसके हिसाब से 3 घंटा बहुत है। क्वेश्चंस आपको पता चल जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 10th क्लास के डी सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ए सेक्शन और बी सेक्शन में 1 और 2 नंबर वाले सवाल आते हैं ना, और वैसे नॉलेज के लिए 3 घंटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर पे इनफ है। ठीक है, तो
चलिए फिर आते हैं अपने सवाल पे। तो अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो मेरी बात समझ आएगी, नहीं तो प्लीज फिर से जाइए और फिर से वापस आइए, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेट की बेसिक नॉलेज के साथ आइए। और ये चीज जो है ना आपने पढ़ी हुई है, कहां पे पढ़ी है? 2 साल पहले ही। अगर आप अभी भी 12th में हो ना अभी और पेपर दे रहे हो 12th का तो 10th में 9th में आपने ये चैप्टर पढ़ा है। बस 2 साल छूट गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगी। ठीक है यार, हर क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन क्या करें, मुझे लगता है कैसे भी करके मैं आपको सब कुछ बता दूं। अब देखिए ये क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। कोई और कलर लें, यहाँ पे लाइन खींचना है तो हाँ, ये देखिए, है ना। अब क्या बोल रहा है, इफ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो बी है ना वो ए और सी से इक्वी डिस्टेंस है। तो ए हमारा यहां है और सी हमारा यहां है, और जो बी पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस है, कहां से? ए से बी और सी से बी। डन। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 5 और -3। डन। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? x और 6। और बी के कोऑर्डिनेट अगेन 0 और 1। आपको बेसिक पता होगा, इसको भी आप 2 तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलो, लेकिन हम जो तरीका है उसी से करते हैं। अब देखो सवाल के फ्लो में ही हमको बहना है। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि ए बी जो है ए से भी इक्वी डिस्टेंस है और सी से भी मतलब इक्वी डिस्टेंस है, तो यानी कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो हम यहां लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला जो सबसे बेसिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना, अगर हम वो लगाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्लीज याद कर लो। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से इधर BC के लिए भी वही चीज हो जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, अब देखो ए बी, अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ए बी देखेंगे। तो ए बी में जो है हमारा ये देखो ये x1 है, और ये दूसरा जो पहले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है वो क्या है? वो y1 है। ये क्या है हमारा? x2 है, और ये क्या है? y2 है। यही देखो BC के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, वहां पे फिर x1 y1 ये हो जाएगा। तो अभी देखिए, तो हमारा पूरा फोकस ए बी पे रहना चाहिए, और ये लिख लोगे ना आप तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लैरिटी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। x2 जैसा हमने देखा 0 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 नहीं y2 कितना है? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे हो गई गलती, अगर आपने फाइंड कर लिया बहुत अच्छा, नहीं फाइंड किया तो देखो ये -3 है ना, और ये फॉर्मूले का भी माइनस है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक माइनस में खुश हो जाते हैं और दूसरे माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो हमको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, ये हमने माइनस लगाया और ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये माइनस कौन सा माइनस है? 3 का माइनस है। डन। इज इक्वल, यहां ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, और इधर देखो, अब हम इधर आते हैं तो फिर से देखिए, अब देखो जैसा मैंने बोला था ना, ये देखो x के लिए तो ए बी के लिए तो हमारा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, बट BC के लिए x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 तो हम फिलहाल चेंज कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या है हमारा x2 माइनस x1, यानी x2 हमारा कितना है? x माइनस x1 कितना है? 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? 6 माइनस y1 कितना है हमारा? 1, इसका स्क्वायर। डन। अभी तक मुश्किल लग रहा है, रूट परेशान कर रहा है, फिर बट बेसिक आपको पता है, तो हम जानते हैं कि रूट से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर इधर भी पूरा रूट है और इधर भी पूरा रूट है तो अब देखो अगली लाइन हमारे लिए कितनी आसान होने वाली है। ठीक है, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, और 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0,
x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। डन। चलिए अब देखिए ये -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये देखो ये 25 क्या हो गया कैंसिल। क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एक्स इज इक्वल्स टू इधर से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा 16 रूट में। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब ये प्लस माइनस 4 क्यों लिखा जाता है आपको पता है ना क्यों? क्योंकि जो -4 है ना उसका भी स्क्वायर 16 होगा और जो +4 है उसका भी स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा दिस वन। ठीक है, तो देखिए दोबारा से देखिए तिबारा से देखिए कोऑर्डिनेट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। इसमें और कुछ एडिशनल जो मुझे बताना हो नहीं। हाँ इसमें है कि बहुत जगह आप अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना तो बहुत जगह आप स्टेप को मिस कर सकते हो और अपने कैलकुलेशन को छोटा करके टाइम बचा सकते हो। बट ये रिस्क तब लेना जब आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या हो मतलब बेहतर हो। ठीक है, आते हैं अब अगले सवाल पे। हाँ उससे पहले ये आपके लिए गिफ्ट मेरे साइड से और ये है मेरे हिंदी वाले दोस्तों के लिए। अच्छा ये देखो टाइपिंग एरर अगेन यार, एक्स 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 नहीं है वो सिर्फ एक्स है। ठीक है, चलो आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अब जैसे बोला ना कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि मीडियन निकालिए। एक गिवन डेटा दिया हुआ है और इसका क्या करना है मीडियन निकालना है। तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों को तो ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता होगा वो जान लीजिए। जब भी मीडियन दिया हो ना तो जो भी डेटा दिया हुआ हो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। ठीक है, लिखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा 8। जैसे जैसे आप लिखते जाओ ना आप वो करते जाओ, इसको हटाते मतलब इसमें टिक करते जाओ तो उससे क्या होगा आपको वो रिपीट के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 19, उसके बाद 20 नहीं 8 के बाद 17, हाँ फिर 19, फिर 26, फिर 29, फिर 35, फिर ये हो गया 39 और फिर 42 और फिर 46। डन, दिख रहा है आपको? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां भी आप काउंट कर लो, इससे पता चलेगा कि हमारा वो हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया। ठीक है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ना बहुत सिंपल तरीका है। इसके टर्म्स को बोला जाता है एन। क्या बोला जाता है? एन। तो इसका फॉर्मूला है। ठीक है, पहले तो देखो अगर हमें आंसर सिर्फ लाना है तो हम जानते हैं इसमें ना बीच का जो वैल्यू होता है ना वही मीडियन होता है। तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ये और ये देखिए 29 हमारा क्या हो गया आंसर। बट फॉर्मूला भी अगर जान ले तो क्या बुरा है। तो देखिए n+1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है ये टर्म, मतलब कि n यहां पे कितना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 9 है ना, प्लस कितना 1 अपॉन में 2। तो बताइए 10 अपॉन में 2 कितना आया 5, यानी कि कौन सा टर्म? इसका आंसर होगा 5th टर्म। 5th टर्म मतलब 5 नहीं, 5th टर्म की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5th टर्म की वैल्यू 29 आंसर है। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर मैंने यहां पे कोई एक और नंबर लिख दिया 3, अब बताइए इसमें बीच का नंबर फाइंड करना आसान है या मुश्किल है? आसान है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अच्छा पहले तो आसान से बता दो कि तब क्या होगा आंसर। ये क्वेश्चन में तो आंसर 29 है, समझ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैंने एक और टर्म ऐड कर दिया, तब कुछ नहीं करना, तब भी हमें सेंटर देखना है। लेकिन सेंटर में फिर हमको एक वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू जो है वो क्या है, ये मतलब बीच में कौन सी वैल्यू है? तो ये देखिए 4 इधर से और 4 इधर से, बीच में कितनी वैल्यू है? ये वैल्यू है ना। तो इसका अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 29 से क्या कर मतलब 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 15 2
कितना 27.5, दिस इज द मीडियन। अब जरूरी नहीं है उस केस में कि जो डेटा के बीच में हो वही आपको मीडियन मिलेगा, वो अलग मीडियन भी मिल सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं मीडियन में या तो ऑड वैल्यू दे दी जाएगी या इवन वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। ऑड वैल्यू दी जाएगी और ये नहीं कि बहुत 50, 60, 100 नंबर दिए जाएंगे, यही 10, 12 सीयूईटी के एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछे जाते, तो बहुत आसान है कि वो जो है 5, 7, 10, 12 वैल्यू दी जाएगी। तो इवन ऑड तो आप आराम से निकाल लोगे, इवन वाले में भी बीच के दो ढूंढोगे आप, इधर से बराबर उधर से बराबर होना चाहिए और उन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। इसी को जब हम डिप में पढ़ते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। बट हमें टाइम बचाना है तो हम सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन है, देखिए इसमें शायद इवेंट टर्म वाले भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज उसको करिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। आते हैं अगले सवाल पे। अच्छा ये हिंदी में है तो हिंदी वाले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है ये, 3 coins are tossed once, probability of getting no head is, एक 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक भी चित्तना आने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ना सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम देखें कि हमारा रिजल्ट कितना है, मतलब कि 3 सिक्के को अगर हम उछालेंगे ना, ठीक है, जैसे कॉइन 1 को हमने उछाला तो 2 रिजल्ट आएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। फिर यही बात कॉइन 2 के साथ होगी, यही बात कॉइन 3 के साथ होगी, इसमें भी 2 रिजल्ट और इसमें भी 2 रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, तो जो 11th के बच्चे मैथ्स में पढ़े हैं उनको ये बात पता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने सवाल के पे कि ये 8 रिजल्ट तो हैं, लेकिन वो 8 रिजल्ट होंगे क्या क्या, ठीक है। तो 8 रिजल्ट क्या होंगे, मतलब कि जैसे पहला सिक्का है, 3 सिक्के को आपने उछाला ना, तो पहला सिक्का या तो हेड लाएगा या टेल लाएगा, दूसरा भी या तो हेड लाएगा या टेल लाएगा, और तीसरा भी हेड लाएगा या टेल लाएगा, और ये इकट्ठा अप या डाउन होंगे, यही ना। तो अब देखो इसको करने का बेस्ट तरीका है कि 8 है ना, तो पहले 8 का आधा कर लो, और 8 का आधा कर लिया तो हमने 4 आ गया, और 4 हमने हेड को दे दिए, और 4 हमने किसको दे दिए, टेल को, टेल को, डन। उसके बाद 4 का आधा कर लो, 4 का आधा कितना, 2, तो 4 का आधा 2, यानी 2 हमने हेड कर लिया और 2 हमने टेल कर लिया, फिर 2 हमने क्या कर लिया, हेड कर लिया, और 2 हमने टेल कर लिया, डन। अब 4 का आधा कितना, नहीं 4 का आधा 2 हो गया, 2 का आधा कितना, 1, तो हमने क्या किया, ये देखो, एक बार हेड कर लिया, एक बार टेल कर लिया, एक बार हेड कर लिया, एक बार टेल कर लिया, एक बार हेड कर लिया, एक बार टेल, एक बार हेड और एक बार टेल, ठीक है। अब देखो इससे होगा क्या ना, ये अगर आप ट्रिक याद रखोगे ना, ये ट्रिक नहीं है, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये याद रखोगे ना तो वो हौच पौच वाली सिचुएशन नहीं होगी, आप सीधा सीधा लिखने की कोशिश करोगे ना, वो टाइम कंज्यूम होगा और कोई भी एक चीज दोबारा आ जाएगी। अब यहां देखो बहुत क्लियरली हो गया, ये 8 रिजल्ट हैं जो इस 3 सिक्के को उछालने पे आ सकते हैं, और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। तो इसमें देखो हेड है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां हेड नहीं है। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं, 8, जो कि हम नीचे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा। और जो हमको चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड है, वो क्या है कि हेड एक भी ना है, वो रिजल्ट कौन सा है, 1। तो ये देखो आंसर इज 1/8, डन। बढ़े आगे, चलिए अब ये देखिए आपके करने के लिए क्वेश्चन, करिए इसको, ठीक है। ये हिंदी वाले भाइयों के लिए, और आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालिए, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो तो ज्यादा टाइम गवाए बिना हम सवाल करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्यों किया हमने, क्योंकि हमको पता है जब हम मीन निकालते हैं ना तो सभी नंबर को प्लस करके या एवरेज निकालते हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 5 नंबर हैं
तो हम उससे डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 और फिर करते हैं प्लस 1 2 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15 15 अपॉन 5 आंसर इज 3। लेकिन यहां तो नहीं है, लेकिन 3 हो भी तो सकता था और हम तब क्या करके आ जाते, ये करके आ जाते, लेकिन ये नहीं करना। ठीक है, अच्छा ये मैं नहीं कह रहा हर बच्चा करके आ जाता, बट ये गलती होती है क्योंकि हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में देखो कितना आसानी से बहुत छोटा सा एक फर्क डाल के क्वेश्चन को पूरा अलग कर दिया। क्या? ये स्क्वायर। तो हमको फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नंबर। तो यानी कि हमको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और नंबर कितने हैं 5। फिर तो ये 2 2 2 नहीं, पर नंबर तो 5 ही है, वो उनका स्क्वायर देखो ना, ये 1 2 3 4 5, तो हम किससे करेंगे 5 से। अब इसको जोड़िए 4 1 5, 16 9 25, 25 25, 16 9 25, 25 25 50 और 5 55, 55 अपॉन में 5 कितना आ गया 11, 11 इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपके लिए हैं, आप प्लीज करिए और करते रहिए। अगला ये, ठीक है, ये हमारे थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगेन 5 ऐसे टॉपिक थे जो आपको पेपर में आने ही आने हैं। इनसे रिलेटेड सवाल हो सकता है इन्हीं में से कोई आ जाए जो मैंने दिए हैं, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप भर भर के प्रैक्टिस करो, ऐसे सवाल करो और सवाल करो और अपने इन 5 कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लो, बेहतर कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले सेक्शन में जो कि जीके और रीजनिंग की होगी, डे 2 की क्लास, और फिर हम डे 3 में मैथ्स के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय।